हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस और आज हमारी 14वीं क्लास है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। आइगन वैल्यूज़ को जनरली कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ या लेटेंट वैल्यूज़ भी कहा जाता है, और इसी तरह आइगन वेक्टर्स को भी कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स या लेटेंट वेक्टर्स कह देते हैं। हम थ्रू आउट इनको आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स ही बोलेंगे, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। से रिलेटेड प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाती हैं, वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी हो, आईआईटी जैम हो, नेट जेआरएफ, गेट, किसी भी टाइप का हायर मैथ्स लेवल का, उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जनरली पूछ ली जाती हैं। अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा रिज़ल्ट यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ, जो हमारी पिछली क्लास से रिलेटेड है। पिछली क्लास में हमने होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को पढ़ा। जब हम उसके सॉल्यूशन स्पेस की बात करते हैं, मान लिया मैंने उसको एस से डिनोट किया। सॉल्यूशन स्पेस से मतलब है वो सारे वेक्टर्स जो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन बनते हैं, मतलब जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हों। जब हम वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि ये एक वेक्टर स्पेस भी बनता है, और एग्ज़ाम में जनरली इस वेक्टर स्पेस की या इस सॉल्यूशन स्पेस की डायमेंशन पूछ ली जाती है। तो इसका थियोरेटिकल प्रूफ तो जब हम वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना याद रख सकते हैं कि इसकी जो डायमेंशन है वो डायमेंशन होगी नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, और नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स हमने कहा था वो होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक ऑफ मैट्रिक्स, और वही इक्वल होता है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स में उतने ही कॉलम होते हैं जितने वेरिएबल होते हैं। तो अभी के लिए आप इसे एज ए रिज़ल्ट याद रखेंगे। एस की डायमेंशन होती है नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स के इक्वल, जो कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक ऑफ मैट्रिक्स, या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस रैंक ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, और वी कैन से आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखने से पहले मैं इसे एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और कोई एक वेक्टर है एक्स। फिलहाल के लिए मैं इस वेक्टर को x1 से डिनोट कर देता हूँ, और जब हम a को x1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है 12 + 2 + 2। इसी तरह सेकेंड रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -4 -3 -1। थर्ड रो के साथ करेंगे 4 + 1 + 3, और की वैल्यू हो जाती है 16 -8 + 8। तो जब हमने a को x1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर आया ये। अब आप इस वेक्टर को अपने पुराने वेक्टर के साथ रिलेट करके देखें। आप यहाँ पाएंगे कि हर एक एंट्री कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री का 8 गुना है। तो मैं इस वेक्टर को ये भी लिख सकता हूँ 8 × 2 - 1 1, और इसी को हम आगे लिख सकते हैं 8 × x1। या आप दूसरे वेक्टर को देखें कि x2 मैंने इसको नाम दिया। तो जब आप a × x2 करेंगे, अगेन रो और कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो होगा 6 -4 + 0। अगेन सेकेंड रो के साथ करेंगे तो -2 + 6 + 0।
और थर्ड रो के साथ करेंगे तो 2 माइनस 2 प्लस 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाता है 2 4 0। और जब आप इस वेक्टर को पुराने वेक्टर के साथ रिलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि ये पुराने वेक्टर का ही 2 गुना है। इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स। तो यहाँ हमने देखा कि जब हमने a को x1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 टाइम्स x1 आया, और जब हमने a को x2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 2 टाइम्स x2 आया। इसी तरह इन जनरल जब आप मैट्रिक्स A को किसी वेक्टर x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और वो मल्टीप्लाई होके कुछ लैम्डा टाइम्स x आ जाए और वेक्टर नॉन ज़ीरो हो, क्योंकि ज़ीरो वेक्टर के लिए तो ये वैलिड होगा ही होगा। किसी नॉन ज़ीरो वेक्टर के लिए अगर ax इक्वल टू लैम्डा टाइम्स x हो जाए तो इस लैम्डा को कहा जाता है आइगन वैल्यू ऑफ a। और क्योंकि इस आइगन वैल्यू के साथ ये वेक्टर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इस वेक्टर को कहा जाता है आइगन वेक्टर ऑफ a corresponding to the आइगन वैल्यू लैम्डा। तो लैम्डा को बोलेंगे आइगन वैल्यू ऑफ a और वेक्टर x को बोलेंगे आइगन वेक्टर ऑफ a corresponding टू आइगन वैल्यू लैम्डा। उसी डेफिनेशन को थ्योरेटिकली इस तरह लिखा जाता है कि अगर a कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की और लैम्डा कोई भी स्केलर है, और उस लैम्डा के लिए अगर कोई नॉन ज़ीरो वेक्टर, आई रिपीट नॉन ज़ीरो वेक्टर ऐसा मिल जाए कि ax इक्वल टू लैम्डा एक्स हो जाए, जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा a टाइम्स x1 करने पर 8 टाइम्स x1 आया और a टाइम्स x2 करने पर 2 टाइम्स x2 आया। a टाइम्स x करने पर लैम्डा x आ जाए तो फिर लैम्डा को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू या फिर आइगन वैल्यू, और x को कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर या फिर आइगन वेक्टर ऑफ a corresponding टू आइगन वैल्यू लैम्डा। तो वेक्टर x को आइगन वैल्यू लैम्डा के corresponding आइगन वेक्टर कहा जाता है। अब आप यहाँ नोटिस करें जब a x इक्वल टू लैम्डा एक्स होगा का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स ज़ीरो होगा। ये भी कह सकते हैं कि ए एक्स माइनस लैम्डा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स ज़ीरो होगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी अदर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम मैट्रिक्स रहती है। और यहीं से अगर x को कॉमन लिया जाए तो ये कहा जा सकता है a माइनस लैम्डा टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू वेक्टर x इज ज़ीरो। और अभी के लिए अगर मैं a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स को मैट्रिक्स b से डिनोट कर दें तो इसको लिखा जा सकता है बी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि x एक सॉल्यूशन है होमोजेनियस सिस्टम का, तो x एक सॉल्यूशन है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का। और नोट करने की बात यह है कि x नॉन ज़ीरो भी है। अभी मैं आइगन वेक्टर्स की ही बात कर रहा हूँ, और आइगन वेक्टर की डेफिनेशन में हमने कहा है कि वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो x एक नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का। तो यहाँ आप ऑब्जर्व करें क्योंकि a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और a स्क्वायर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की उसी ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि b एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी के लिए हम मान लेते हैं कि b ऑर्डर 3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स और b को x के साथ मल्टीप्लाई करने पर ज़ीरो मिल रहा है। तो आप ये भी कह सकते हैं
एक इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का एक नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन है। अब आप होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को रिकॉल करेंगे तो हमने कहा था कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमेशा कंसिस्टेंट होते हैं, तो इनका सॉल्यूशन तो हमेशा एग्जिस्ट करता है। अब सॉल्यूशन यूनिक होगा या इनफाइनाइट होगा, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स और मैट्रिक्स की रैंक पर। और सॉल्यूशन अगर यूनिक हुआ तो सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो सॉल्यूशन होगा। अब इस सिस्टम से देखें, यहाँ हम कह रहे हैं कि x इसका एक नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन है, और नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन है इसका मतलब ये तभी पॉसिबल हो पाया है मैट्रिक्स की रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल्स से कम रही है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स बी की रैंक 3 से कम है, तभी ये एक नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन मिला है। अब मैट्रिक्स ए हमें ऑलरेडी गिवन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम जानते हैं, तो इस डिटर्मिनेंट को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये एक पॉलिनोमियल आ जाता है लैम्डा में। तो आप ये भी कह सकते हैं कि लैम्डा एक रूट है इक्वेशन डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा ई इक्वल टू ज़ीरो का। और जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं कृष्णा सीरीज, उसमें आइगन वैल्यू की डेफिनेशन यही लिखी हुई है, वो स्केलर जो इस इक्वेशन का रूट है उसको हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक रूट या फिर आइगन वैल्यू। जबकि ज़्यादातर बुक्स में ये डेफिनेशन मिलती है आइगन वैल्यूज़ आइगन वेक्टर्स के लिए, और जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं उसमें आइगन वैल्यू के लिए ये डेफिनेशन दी हुई है, और आइगन वेक्टर के लिए कहा है नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू ज़ीरो इज कॉल्ड आइगन वेक्टर। कुछ बुक्स में ये वाली डेफिनेशन आपको मिलेगी और कुछ बुक्स में वो डेफिनेशन मिलेगी कि आइगन वैल्यू होगा इस इक्वेशन का रूट, और वहाँ से जो नॉन जीरो सॉल्यूशन होंगे मैट्रिक्स इक्वेशन के उसको हम आइगन वेक्टर्स बोलेंगे। दोनों में से कोई भी डेफिनेशन हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ थ्योरेटिकल रिजल्ट्स में ये डेफिनेशन बहुत यूज़ होगी, और जब हम एग्जांपल्स में इवैल्यूएशन करेंगे तब हम इस डेफिनेशन को यूज़। दोनों डेफिनेशंस इक्विवेलेंट है। एक छोटा सा रिलेशन मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, कंप्लीट इक्विवेलेंसी को मैंने यहाँ प्रूव नहीं किया है, बट आप इन दोनों डेफिनेशंस में ये रिलेशन यहाँ से समझ सकते। तो अब हम सीधा एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें कहा है डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। जैसा मैंने कहा कि इवैल्यूएशन के लिए हम ये डेफिनेशन यूज़ करेंगे, तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा ई इक्वल टू ज़ीरो करेंगे। तो यहाँ आइगन वैल्यूज़ के लिए आइगन वैल्यू को मैं शॉर्ट में ई वैल्यू लिख रहा हूँ। आइगन वैल्यू के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू ज़ीरो। अब ए माइनस लैम्डा आई के लिए मैट्रिक्स ए हमारे पास ये है, लैम्डा इंटू आई होगा लैम्डा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स है। यहाँ मैट्रिक्स ऑर्डर 3 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर भी 3 होगा। और जब लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। तो आप पाएंगे कि ए की डायगोनल एंट्रीज से लैम्डा माइनस हो जाता है, बाकी सारी एंट्रीज सेम रहेंगी। और इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड कर देते हैं अलोंग
फर्स्ट रो एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा 8 माइनस लेमडा इंटू 7 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा -16 और -6 है तो माइनस माइनस प्लस प्लस 6 इवेल्यूएट करेंगे -6 इंटू 3 माइनस लेमडा -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह 2 टाइम्स 24 माइनस 2 इंटू 7 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 8 माइनस लेमडा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 21 माइनस 7 लेमडा माइनस 3 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर -3, फिर होगा 6 टाइम्स -18 प्लस 6 लेमडा प्लस 8 और ये हो जाता है 24 माइनस 14 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा लेमडा स्क्वायर -10 लेमडा प्लस 5। इसी तरह इसको सिंप्लीफाई करेंगे 6 लेमडा इंटू 6 इज 36 लेमडा -18 प्लस 8 इज -10 इंटू 6 -60 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 लेमडा इंटू 2 इज 4 लेमडा 24 माइनस 14 इज 10 इंटू 2 इज 20 इक्वल टू 0। अगले वाले पार्ट को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 8 लेमडा स्क्वायर माइनस 80 लेमडा प्लस 40 माइनस लेमडा क्यूब प्लस 10 लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा और इस पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 40 लेमडा माइनस 40 इक्वल टू 0 और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा माइनस लेमडा क्यूब 8 लेमडा स्क्वायर प्लस 10 लेमडा स्क्वायर इज 18 लेमडा स्क्वायर माइनस 80 लेमडा माइनस 5 लेमडा माइनस 85 प्लस 40 इज माइनस 45 लेमडा 40 माइनस 40 इज 0 इक्वल टू 0 और माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाता है लेमडा क्यूब माइनस 18 स्क्वायर प्लस 45 लेमडा 0 और यहाँ से को सिंप्लीफाई करके लेमडा की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अगर लेमडा को कॉमन लें तो ये होगा लेमडा स्क्वायर माइनस 18 लेमडा प्लस 45 इक्वल टू 0। यहाँ से आप कह सकते हैं कि लेमडा 0 होगा और बाकी लेमडा की वैल्यूज़ लेमडा स्क्वायर माइनस 18 लेमडा प्लस 45 इक्वल टू 0 से निकाली जा सकती है। यहाँ से आप फैक्टर करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं या डिस्क्रिमिनेंट से भी सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये होता है लेमडा -3 इंटू लेमडा -15 इक्वल टू 0। यहाँ से लेमडा की वैल्यू आती है 3 एंड 15। तो इन तीनों वैल्यूज़ को एक साथ कलेक्ट करके कह सकते हैं ये है कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ या फिर आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। आइगन वैल्यूज़ के लिए आप मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे और वहाँ से जो पॉलिनोमियल बन के आता है उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करेंगे। वहाँ से जो लेमडा की वैल्यूज़ आएंगी
इन वैल्यूज़ को हम कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़, इन वैल्यूज़ बोलेंगे, जैसा हमने यहाँ इस डेफिनेशन में देखा था। यहाँ पर जो हम a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं और इससे जो पॉलिनोमियल बन के आता है, इस पॉलिनोमियल को कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई। और जब a माइनस लैम्डा आई को इक्वल टू ज़ीरो कर दिया जाता है तो एक इक्वेशन बन जाएगी और उस इक्वेशन को कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू ज़ीरो। तो ये कलेक्टिव इक्वेशन है, इस इक्वेशन को कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ या फिर आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। अब आइगन वेक्टर्स या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स कैलकुलेट करने से पहले हम यहाँ एक डायरेक्ट मेथड डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालने के लिए। अभी तो हमने पहले पूरा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैलकुलेट किया, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई को सिंप्लीफाई किया और जब उसको सिंप्लीफाई करके फाइनल शॉर्ट फॉर्म में पहुँचे, वहाँ से हमने उसको सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यूज़ कैलकुलेट। इसको आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए आप फार्मूला यूज़ करेंगे लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ a इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस कोफैक्टर्स ऑफ डायगोनल एंट्रीज इंटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू ज़ीरो। और ये फॉर्मूला कहाँ से आता है तो और उसका प्रूफ अभी हम नहीं करेंगे, पर हम आगे की प्रॉब्लम्स में कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ निकालने के लिए इसका यूज़ करेंगे। इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो आप पाएंगे कि ये होगा लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ a, और मैट्रिक्स a हमारे पास ये थी। ट्रेस जब आप कैलकुलेट करते हैं वो होगी सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज है 8 प्लस 7 प्लस 3 इज 18 लैम्डा स्क्वायर प्लस कोफैक्टर्स ऑफ डायगोनल एंट्रीज a11 a22 a33 एंट्रीज के कोफैक्टर्स। तो जब a11 का कोफैक्टर निकालेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे, बची हुई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो ये डिटर्मिनेंट आपका आता है 21 माइनस 16 5। तो ये वैल्यू आई 5 प्लस a22 का कोफैक्टर, फिर से सेकंड कॉलम सेकंड रो को हटाएंगे तो ये होगा 24 माइनस 4 20। इसी तरह a33 का कोफैक्टर थर्ड रो थर्ड कॉलम को हटा करके 56 माइनस 36 अगेन 20 इंटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a। फिर आप इस मैट्रिक्स a का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे और डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि ये आता है ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाती है लैम्डा क्यूब माइनस 18 लैम्डा स्क्वायर, ये होता है 45 लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो। और आप चेक कर सकते हैं कि ये वही इक्वेशन है तो लास्ट में हमें सिंप्लीफाई करने पर मिलती है 45। तो दोनों इक्वेशंस सेम है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को इस फॉर्मूले से डायरेक्ट भी कैलकुलेट किया जा सकता है और हम अपने आगे के एग्जांपल्स में इसी को यूज़ करेंगे। अब हम सॉल्व करते हैं कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स के लिए। जैसा हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि आइगन वेक्टर जो होता है
वो करस्पॉन्डिंग होता है आइगन वैल्यू के। आइगन वैल्यू चेंज होगी तो आइगन वेक्टर चेंज हो सकता है। हर आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्ड करता है, रिलेट करता है एक आइगन वैल्यू से। तो यहाँ हमारे पास 3 आइगन वैल्यूज़ हैं, तो हम तीनों आइगन वैल्यूज़ के लिए अलग अलग आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए मान लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है एक्स वाई जेड। मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, तो हमने 3 वेरिएबल का कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर मान लिया। मैट्रिक्स का ऑर्डर 4 होगा तो 4 ऑर्डर का मान लेंगे। अब हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि एक्स कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर तब होगा जब ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स होगा, या दूसरी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स ज़ीरो होना चाहिए। और इस केस में लैम्डा ज़ीरो है, लैम्डा ज़ीरो है तो लैम्डा आई भी ज़ीरो ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ए एक्स ज़ीरो होना चाहिए, और ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो का मतलब हुआ मैट्रिक्स ए इंटू वेक्टर एक्स इक्वल टू ज़ीरो। और ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन गया, इनफैक्ट होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम एक्लन फॉर्म में चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो जब रो ऑपरेशंस अप्लाई करके आप इस मैट्रिक्स को रो एक्लन फॉर्म में चेंज करते हैं तो उसकी रो एक्लन फॉर्म बनती है ये। अब स्टेप बाय स्टेप ये ऑपरेशंस अप्लाई करके इस एक्लन फॉर्म तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरह हमारी नई इक्वेशंस बन जाती हैं। टू एक्स माइनस 4y प्लस 3z इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरा होगा माइनस 5y प्लस 5y इक्वल टू ज़ीरो, और थर्ड रो कम्प्लीटली ज़ीरो है तो वो एक रिडंडेंट इक्वेशन है। फिर से दो इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं। फिर से मैट्रिक्स की रैंक 2 है, वेरिएबल 3 है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो हमारे पास फ्री वेरिएबल होगा। इस केस में आप देखेंगे नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं 3, और मैट्रिक्स की रैंक है 2। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इनफैक्ट हर आइगन वेक्टर के लिए आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही मिलेंगे, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया। हमारे पास यहाँ कुछ फ्री वेरिएबल्स होंगे, और वो फ्री वेरिएबल होंगे नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक। एक वेरिएबल को हम अपनी तरफ से फ्रीली चूज कर सकते हैं। अभी के लिए मान लेते हैं से z इज के, सॉरी इट इज z। तो हम मान लेते हैं कि z इज इक्वल टू के, और इस z की वैल्यू को जब हम इक्वेशन 2 में रखते हैं तो हम पाएंगे कि 5y प्लस 5k इक्वल टू ज़ीरो, और यू कैन से माइनस 5y इक्वल टू माइनस 5k। माइनस 5 कैंसिल होगा तो y z इज k एंड y इज ऑल्सो इक्वल टू k। इन दोनों वैल्यूज़ को जब इक्वेशन 1 में रखेंगे तो ये होगा 2x माइनस 4k प्लस 3k इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ से x आ जाता है a बाई 2।
तो इस तरह पिछली इक्वेशन से हमारे पास सॉल्यूशन आता है x इक्वल टू के बाई टू, वाई इक्वल टू के, z इज इक्वल टू के, और k कैन बी एनी रियल नंबर। तो अब कह सकते हैं कि वेक्टर x जो कि x y z था वो हो जाता है के बाई के एंड के, जहाँ के कोई रियल नंबर हो सकता है। पर ये ध्यान रखना है कि के ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि हमने कहा था आइगन वेक्टर कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। तो यहाँ के की कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू रखिए तो जो भी वेक्टर मिलेगा वो आइगन वेक्टर ही होगा। मान लेते हैं कि हमने के को 2 लिया, वेक्टर एक्स हमारे पास बन के आता है 1 2 2। ये भी एक आइगन वेक्टर है corresponding to आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 0। तो हमने आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए आइगन वेक्टर सॉल्व करना स्टार्ट किया था, और हमारे पास वेक्टर आता है के बाई टू, के कोई भी रियल नंबर हो सकता है। एक पर्टिकुलर वेक्टर के लिए हम कोई एक वैल्यू लेकर भी वेक्टर बता सकते हैं। क्रॉस चेक करने के लिए आप इस ए को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो जब आप ए को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस 12 प्लस 4, सेकेंड रो को करेंगे तो -6 प्लस 14 -8, थर्ड रो को करेंगे 2 माइनस 8 प्लस 6, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 0, और इसी को आप लिख सकते हैं 0 इंटू 1 2 2, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ए एक्स आ जाता है 0 इंटू एक्स। यही आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की डेफिनेशन थी, यहीं से हमने इसको कैलकुलेट किया। तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए पहले आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। जो वैल्यूज़ आएंगी वो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ होंगी, और आइगन वेक्टर्स के लिए फिर से डेफिनेशन फॉलो करेंगे, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, या फिर ए माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0। ए माइनस लैम्डा आई कैलकुलेट करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू के लिए, और वहाँ से जो वेक्टर बन के आता है वो वेक्टर कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर हो। इसी तरह अब हम लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारी एक आइगन वैल्यू 3 भी थी। फिर से हम कैलकुलेट करेंगे ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स को, या हम कहें ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स को सॉल्व करेंगे। और क्योंकि लैम्डा की वैल्यू 3 है तो हम ए माइनस 3 आई इंटू एक्स इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे। और मैट्रिक्स ए हमारे पास ये थी, जब ए माइनस 3 आई करेंगे तो डायगोनल एंट्रीज में से 3 माइनस होगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो ये बन जाता है 5 माइनस 6 2, माइनस 6 4 माइनस 4 2 माइनस 4 0 इंटू एक्स इज एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। और फिर से इन इक्वेशंस को एक्लन फॉर्म में चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। और रो एक्लन फॉर्म के लिए जब आप इन रो ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो मैट्रिक्स इक्वेशन ये बनती है, और यहाँ से इक्वेशंस बन जाती हैं x माइनस 2y इक्वल टू 0,
यहाँ से होगा -8y -4z इक्वल टू 0। और थर्ड इक्वेशन रिडंडेंट है, फिर से 3 वेरिएबल है और 2 मैट्रिक्स की रैंक है, तो हमारे पास 3 वेरिएबल्स होंगे 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। एक को हम फ्री वेरिएबल मान लेंगे, मान लेते हैं कि z को हमने फ्री वेरिएबल ले लिया, वो कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। और इस वैल्यू को जब इक्वेशन 2 में रखेंगे तो आप पाएंगे ये होता है -8y -4k इक्वल टू 0। और यू कैन से -8y इक्वल टू 4k। सिंप्लीफाई करेंगे तो आप कह सकते हैं y की वैल्यू आती है -k/2। और इस y की वैल्यू को जब इक्वेशन 1 में रखेंगे तो होता है x -2 इंटू -k/2 इक्वल टू 0। और यू कैन से x प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ से होता है x इज -k। तो इस तरह आइगन वेक्टर जो कि x y z का वो हो जाता है -k, x -k है, y इज -k/2 एंड z इज k। यहाँ k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम पर्टिकुलरली k को फिर से 2 ले लेते हैं, x हो जाता है -2 -1 एंड 2। ये हमारे पास एक आइगन वेक्टर हुआ corresponding टू आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल। ये तो k इक्वल टू 2 रखने पर आया है। अब k की कोई भी वैल्यू रखिए, जो भी वेक्टर बनेगा वो आइगन वेक्टर ही बनेगा। तो अभी तक हमने आइगन वैल्यूज़ लैम्डा इक्वल टू 0 और 3 के लिए आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट कर लिए। और अब हमारे पास बचता है लैम्डा इक्वल टू 15। बिल्कुल सिमिलर स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करते हुए लैम्डा इक्वल टू 15 के लिए भी आइगन वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। वहाँ से जो आइगन वेक्टर आएगा वो होगा 2k -2k एंड k, where k is any रियल नंबर। तो इसको आप कंप्लीट करके वेरीफाई करेंगे। ये एक एक्सरसाइज है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में फिर से कहा हुआ है डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स हमें कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालते हैं। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i, और कुछ बुक इसे डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा i माइनस a भी लिखती हैं। और जब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दिया जाता है तब हम कहते हैं कि ये हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट करने का डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास था लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ a इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस कोफैक्टर्स ऑफ डायगोनल एंट्रीज इंटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। ये होगा लैम्डा क्यूब माइनस
trace of A, trace of A is sum of diagonal entries of A, और ये आता है 6 + 3 + 3, इट इज 12 lambda square plus sum of cofactors of diagonal entries. diagonal entries के cofactors निकालेंगे. A11 का cofactor होगा 9 - 1, 8 प्लस A22 का cofactor होगा 18 - 4, 14, और A33 का cofactor होगा 18 - 4, अगेन 14. lambda माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब आप कैलकुलेट करेंगे वो आता है 32 एंड इक्वल टू 0. ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हुई. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाती है लैम्डा क्यूब माइनस 12 lambda स्क्वायर, 28 + 8 इज 36 lambda माइनस 32 इक्वल टू 0. फिर से हमारे पास डिग्री 3 की इक्वेशन है. हम हिट एंड ट्रायल से इसका एक रूट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. तो फिर हम लैम्डा की वैल्यू 0 ±1 ±2 ±3 इस तरह की कुछ वैल्यू रख के ट्राई करेंगे. तो जब आप लैम्डा इक्वल टू 2 रखेंगे आप पाएंगे ये हो जाएगा 8 - 12 × 4 इज 48 प्लस 72 - 32, और कैलकुलेट करेंगे तो 72 + 8 is 80, 48 + 32 is 80, so it will completely 0. तो हम कह सकते हैं कि लैम्डा इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का एक रूट है, और अगर लैम्डा इक्वल टू 2 इसका रूट है तो लैम्डा -2 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा. और जब लैम्डा -2 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो बचा हुआ पार्ट आता है लैम्डा स्क्वायर -10 lambda + 16 इक्वल टू 0. और इस क्वाड्रेटिक पार्ट को फिर से फैक्टराइज करेंगे तो ये होता है लैम्डा -2 लैम्डा -8 इक्वल टू 0. यहाँ से हम कह सकते हैं कि लैम्डा की वैल्यू होती है 2, 2 एंड 8. तो हमारे पास आइगन वैल्यूज आती हैं 2, 2 एंड 8. यहाँ आप ये याद रखेंगे कोई भी आइगन वैल्यू जितनी बार रिपीट होती है उसको हम कहते हैं उस आइगन वैल्यू की एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी. इस केस में एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल टू 2 इज 2, क्योंकि आइगन वैल्यू दो बार रिपीट हो रही है तो इसकी एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 होगी. और इसी तरह अगर हम 8 की बात करें तो एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल टू 8 इज 1, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू 8 सिर्फ एक ही बार रिपीट हुआ है, एक ही बार आया है, तो इसकी एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 है. और 2 क्योंकि 2 बार रिपीट हुआ है तो इसकी एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 है. तो हमें कैलकुलेट करना था आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स. तो आइगन वैल्यूज हमारे पास है 2 to 8, और अब हम कैलकुलेट करते हैं आइगन वेक्टर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स.
मैं पहले लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए कैलकुलेट करता हूँ। अगेन हम मान लेते हैं कि x आइगन वेक्टर है कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 2, और आइगन वेक्टर है तो ए एक्स इक्वल टू 2x होगा, या फिर आप ये कह सकते हैं x इज ए नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन ऑफ a माइनस 2i इंटू एक्स इक्वल टू 0। और मैट्रिक्स ए हमारे पास ये मैट्रिक्स थी, तो मैट्रिक्स ए में से 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस करेंगे, जैसा कि हम पिछले एग्जाम्पल में करते आए हैं। तो डायगोनल एंट्रीज से 2 माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास मैट्रिक्स बनती है ये, तो ए माइनस 2i इंटू एक्स इक्वल टू 0 बन जाएगी ये इक्वेशन। फिर से हम इस मैट्रिक्स को रो एक्लन फॉर्म में चेंज करेंगे। रो एक्लन फॉर्म के लिए आप इस रो ऑपरेशन वाली सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हैं। जब आप इसको फॉलो करेंगे तो मैट्रिक्स इस फॉर्म में चेंज हो जाती है, और इस एक्लन फॉर्म में आप ऑब्जर्व करेंगे कि नीचे की 2 रो कंप्लीटली ज़ीरो हैं। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स की रैंक 1 है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही नॉन ज़ीरो रो है। और यहाँ नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है, तो फिर हमारे नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स होंगे 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। इस बार हमें 2 फ्री वेरिएबल मिलेंगे। अभी तक पिछले एग्जाम्पल में एक ही फ्री वेरिएबल मिलता था, इस बार 2 है, तो हम पीछे के 2 वेरिएबल्स को फ्री वेरिएबल मान लेते हैं। माना कि y कुछ फ्री वेरिएबल k1 है और z अनदर फ्री वेरिएबल k2 है। यहाँ k1 और k2 कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, और यहाँ से इक्वेशंस हो जाएगी 2x माइनस वाई प्लस z इक्वल टू 0, और बाकी 2 इक्वेशंस 0 ही है, रिडंडेंट है। अब क्योंकि y तो k1 है, z k2 है, इन वैल्यूज़ को जब आप यहाँ रखेंगे तो आप कह सकते हैं कि 2x माइनस k1 प्लस k2 will be equal to 0, or you can say x will be k1 minus k2 by 2। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो आइगन वेक्टर है वो x y z था, वो हो जाएगा x की वैल्यू है k1 माइनस k2 बाई 2, y की वैल्यू है k1 और z की वैल्यू है k2। अब यहाँ k1 और k2 आर्बिट्रेरी रियल नंबर हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि k1 वाले पार्ट को अलग कर लें और k2 वाले पार्ट को अलग कर लें। तो इस वेक्टर को हम लिख सकते हैं k1 बाई 2 माइनस k2 बाई 2, k1 प्लस 0 एंड 0 प्लस k2। और यहाँ से जब आप k1 वाले पार्ट को अलग करेंगे, k1 को मैंने कॉमन लिया, ये हो जाएगा 1 बाई 2 1 0। इसी तरह k2 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 0 1। यहाँ k1 और k2 आर्बिट्रेरी रियल नंबर्स हो सकते हैं अदर देन 0।
तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि जो k1 और k2 के साथ अलग अलग वेक्टर्स हैं, जैसे 1/2 1 0 और दूसरा वेक्टर है -1/2 0 1, ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स और दोनों ही कॉरस्पॉन्ड करते हैं आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 2 को। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जितने फ्री वेरिएबल मिलेंगे उतने ही लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिलेंगे उस पर्टिकुलर आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट डिटेल में हम वेक्टर स्पेस में पढ़ेंगे। अभी आप इसको सिर्फ इतना ही याद रखेंगे कि जितने हमारे पास फ्री वेरिएबल्स हैं उतने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिलेंगे उस पर्टिकुलर आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग, और जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिलते हैं उसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। इस पिछले एग्जांपल में आपने ये नोटिस किया होगा कि तीनों ही आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिल रहा था, जबकि इस एग्जांपल में लैम्डा इक्वल टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिले हैं। आप यहाँ नोटिस करें कि लैम्डा इक्वल टू 2 की एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी भी 2 ही थी, और पिछले एग्जांपल में हमें सारी आइगन वैल्यूज की एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 मिली थी। से आप ये सोच सकते हैं कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, मैं इसे शॉर्ट में जीएम लिख रहा हूँ, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमेशा एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी से लेस देन और इक्वल टू होगी। आप ये भी याद रखें, अगर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा हमेशा इक्वल हो जाए एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा फॉर ईच आइगन वैल्यू लैम्डा, अगर हर एक आइगन वैल्यू के लिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी इक्वल हो जाएं, तब आप कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए डायगोनलाइजेबल है। अभी के लिए आप इतना ही याद रखेंगे कि मैट्रिक्स की अगर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल हो जाए हर एक आइगन वैल्यू के लिए, तो वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होती है। जब हम वेक्टर स्पेस में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ेंगे और उसको मैट्रिक्स से रिलेट करेंगे तो वहाँ डायगोनलाइजेबिलिटी को डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल मैट्रिक्स के लिए डायगोनलाइजेबिलिटी को आप इतना ही याद रखेंगे कि जब भी सारी आइगन वैल्यूज़ के लिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी बराबर हो जाएगी तो वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम है, और लैम्डा इक्वल टू 8 की एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 है और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी उससे कम ही होगी। इनफैक्ट ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी होगी, क्योंकि एक आइगन वेक्टर तो हमें मिलेगा ही मिलेगा बाय डेफिनेशन। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू 8 के लिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 होगी।
तो दोनों आइगन वैल्यूज़ के लिए अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमें दी हुई मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल भी है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमें कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स निकालने को कहा गया था। तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आते हैं लैम्डा इक्वल टू 2 एंड 8, और लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए हमने कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स या आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट कर लिए। लैम्डा इक्वल टू 8 की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 है, तो ये बिल्कुल सिमिलर चलेगा जैसा कि हमारा प्रीवियस एग्जांपल था, और वहाँ से आप इसका आइगन वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर स्टेप्स होंगे। ये एग्जांपल सिर्फ इसीलिए लिया था कि आपको अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जा सके, क्योंकि यहाँ अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 से ज़्यादा है। जैसा कि मैं अपनी सभी वीडियोज़ में बताता हूँ कि ये जो नोट्स हम यहाँ लिख रहे हैं इनकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल होम हायर मैथ्स पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।